हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। आज की इस वीडियो में इकोनोमेट्रिक्स का अगला पार्ट करने वाले हैं। इसमें आज हम टाइप्स ऑफ एरर्स की बात करेंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड पावर ऑफ टेस्ट की बात करेंगे। होपफुली आप ये इकोनोमेट्रिक्स की सीरीज एंजॉय कर रहे हो। इसके 3-4 पार्ट्स पहले हो चुके हैं जिसमें काफी इकोनोमेट्रिक्स के टॉपिक्स हमने किए हैं। तो इसका पूरा प्लेलिस्ट भी बना हुआ है और वो प्लेलिस्ट मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर किया था। किसी भी तरह के अपडेट के लिए आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां पे आपको सभी क्लासेस के अपडेट्स आप मिल जाते हैं। और द अदर थिंग इज डिस्क्रिप्शन में मेरी बुक का लिंक और मेरी प्लस क्लासेस का लिंक भी आपको दिया हुआ है और अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक भी दिया हुआ है, तो वहां से आप मेरी सभी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इस चैनल पर आपको इकोनोमेट्रिक्स से सारा करवा दूंगी। स्टैटिस्टिक्स मैंने दूसरे अनअकैडमी यूजीसी नेट वाले चैनल पर आपको करवा दिया और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स अभी वहां पे आपका चल रहा है। ठीक है, तो लेट्स सी। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स की। ये टॉपिक आपके दिमाग में पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए क्योंकि इससे ना मोल्ड होके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट नहीं मोल्ड करके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, सो यू मस्ट बड़े अच्छे से ये टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए। सो दो तरह के एरर्स जो हैं वो होते हैं। द फर्स्ट वन इज टाइप 1 एंड द अदर इज टाइप 2 एरर। टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। सो लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। जो आपका टाइप 1 एरर होता है ना, टाइप 1 एरर, ध्यान से समझिए। टाइप 1 एरर व्हेन यू से योर हिपोथेसिस इज ट्रू बट आवर टेस्ट रिजेक्टेड। नल हिपोथेसिस इज ट्रू बट आवर टेस्ट रिजेक्टेड। मैं अभी आपको नल एंड अल्टरनेटिव का भी समझाती हूँ। ओवर टेस्ट रिजेक्टेड। टाइप 2 एरर में क्या होगा? null hypothesis is false but our test accepted। अब ये जो दो hypothesis है ना, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा चलते हैं। उल्टा कैसे? देखिए, अगर आपका null hypothesis true है तो जाहिर सी बात है कि आपका अल्टरनेटिव hypothesis रिजेक्ट ही होगा या वो फॉल्स ही होगा। इसी तरह अगर मेरा नल हिपोथेसिस फॉल्स है या नल हिपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि हमारा अल्टरनेटिव हिपोथेसिस एक्सेप्ट ही होगा, यानी कि वो ट्रू ही होगा। ठीक है, बेसिकली हम नल हिपोथेसिस का प्रयोग तब, नल हिपोथेसिस देयर इज नो डिफरेंस, नो डिफरेंस। व्हेन आई से देयर इज नो डिफरेंस। अल्टरनेटिव हिपोथेसिस व्हेन आई से यस डिफरेंस एग्जिस्ट, डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। अब आप रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर 1 में हम लोग पढ़ते हैं, मान लीजिए कोई नया एक्सपेरिमेंट, किसी साइंटिस्ट ने कोई नया एक्सपेरिमेंट किया। अब वो देखना चाहता है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है क्या ये काम करता है लोगों पर या नहीं करता। ठीक है, तो वो नल हिपोथेसिस क्या लेगा? नल हिपोथेसिस लेगा। अब मान लीजिए दो ग्रुप्स हैं लोगों के, दो ग्रुप्स। मान लीजिए उसने किसी मेडिसिन की का एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, दो ग्रुप्स हैं पेशेंट्स के। एक ग्रुप को वो मेडिसिन देता है, दूसरे को वो मेडिसिन नहीं देता, तो उसका नल हिपोथेसिस आता है कि जो दोनों ग्रुप्स हैं पेशेंट्स के वो इक्वल हो, मतलब दोनों में कोई डिफरेंस आए ही ना। अगर ऐसा हुआ तो उसकी मेडिसिन काम नहीं की। दैट मीन्स नल हिपोथेसिस देयर इज नो डिफरेंस, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आया ग्रुप्स में, दैट मीन्स उसकी मेडिसिन काम नहीं की। और अल्टरनेटिव हिपोथेसिस में होगा यस उसकी मेडिसिन काम कर गई। अगर वो जो जिस ग्रुप को उसने मेडिसिन दी है वो ग्रुप पहले से बेहतर हो गया, वो ग्रुप पहले से बेहतर हो गया, यानी कि उसका मेडिसिन काम कर गया। दैट्स वाई एक रिसर्चर का हमेशा एम होता है कि उसका अल्टरनेटिव हिपोथेसिस क्या हो? एक्सेप्ट हो। अल्टरनेटिव हिपोथेसिस शुड बी एक्सेप्टेड। एक रिसर्चर का एम होता है नल हिपोथेसिस को रिजेक्ट करना। कौन चाहेगा कि मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे नो डिफरेंस वाली सिचुएशन बने, है ना? सो हमेशा आप भी पीएचडी में रिसर्च करोगे, द एम ऑफ द रिसर्चर ऑलवेज टू रिजेक्ट द नल हिपोथेसिस एंड एक्सेप्ट द अल्टरनेटिव हिपोथेसिस। समझे बात को? तो ये एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। अगर मेरा नल हिपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है
यानी कि देयर इज डिफरेंस, यानी कि फिर मेरा अल्टरनेटिव एक्सेप्ट होगा, है ना, ये चीज रहती है। अब अगर ध्यान से समझिए, इफ आई एम सेइंग कि मेरा नल हिपोथेसिस ट्रू है और मेरे टेस्ट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पे कोई एरर है? नो, कोई एरर नहीं है, ये करेक्ट डिसीजन है। इसी तरह अगर नल हिपोथेसिस फॉल्स है और टेस्ट ने उसे, मेरे टेस्ट ने यानी कि जो मैंने रिसर्च की, टेस्ट लगाया, उसमें नल हिपोथेसिस रिजेक्ट ही हुआ, यानी कि दिस इज आल्सो करेक्ट डिसीजन, यहाँ पे एरर नहीं है। एरर कहाँ पे आया है? अगर नल हिपोथेसिस ट्रू। अब नल हिपोथेसिस ट्रू होने का क्या मतलब है कि यहाँ पे अल्टरनेटिव हिपोथेसिस फॉल्स है, बट मेरे टेस्ट ने नल हिपोथेसिस को रिजेक्ट प्रूव कर दिया, यानी कि अल्टरनेटिव हिपोथेसिस को एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे घुमा फिरा के पूछा जा सकता है कि अगर अल्टरनेटिव हिपोथेसिस फॉल्स है तो हमारे टेस्ट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया अल्टरनेटिव को, तो कौन सा एरर है? वही है एरर वो। ठीक है, जहां पे नल हिपोथेसिस के लिए ट्रू लफ्ज यूज हो रहा है, दैट मींस वहां पे अल्टरनेटिव हिपोथेसिस फॉल्स है। ठीक है, समझ गए बात को? सो दीज आर द टाइप 2 एरर्स बेसिकली, इसको अभी भूलना नहीं है। अब अगली चीज, द नेक्स्ट थिंग, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, टू टेल्ड टेस्ट एंड वन टेल्ड टेस्ट, ये क्या होते हैं? अब जैसे वन टेल्ड टेस्ट मैं सिंपली लिख रही हूँ नल हिपोथेसिस कि मेरे ये दोनों ग्रुप्स इक्वल हैं, और अल्टरनेटिव में अगर मैंने लिख दिया ये वाला ग्रुप पहले से बेहतर है इससे, है ना, दिस इज, जब भी आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन है जिसमें मोर देन, ग्रेटर देन ऐसा लफ्ज यूज हो गया, यानी कि वो वन टेल्ड हिपोथेसिस है, उसकी टेल एक तरफ है। अब टू टेल्ड हिपोथेसिस होता है जिसमें ये ग्रेटर देन, मोर देन वाला कुछ भी नहीं होता। अगर मैं इसको सिंपली ऐसे लिख रही हूँ, अल्टरनेटिव में मैंने लिख दिया नॉट इक्वल टू, मुझे ये दिया ही नहीं हुआ कि μ1 ज्यादा है μ2 ज्यादा, नहीं पता, आई डोंट नो, जस्ट इतना पता है दोनों इक्वल नहीं है, दिस इज टू टेल्ड हिपोथेसिस। जब मुझे कोई ग्रेटर देन, मुझे स्टेटमेंट में दिया दैट दिस इज लेस देन दिस, दिस इज मोर देन दिस, है ना, तो वो वन टेल्ड होगा। समझ के बाद चलो अभी आगे देखिए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड पावर ऑफ टेस्ट के बारे में। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का सिंपल डेफिनेशन, कॉम्प्लिकेटेड बनाने को जितना मर्जी बना लो, बट द वेरी सिंपल डेफिनेशन इज probability of happening type 1 error। probability of happening type 1, एक चीज याद रखिएगा, टाइप 1 एरर को मैं अल्फा से डिनोट करती हूँ। किससे डिनोट करती हूँ? अल्फा से। सो टाइप 1 एरर होने की प्रोबेबिलिटी को लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ही बोला जाता है। अक्सर ही जब हम हिपोथेसिस के क्वेश्चंस करते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या तो 5% रखते हैं या तो 1% रखते हैं। 1% एरर टाइप 1 एरर के चांसेस हैं, 5% टाइप 1 एरर के चांसेस हैं। एक चीज और याद रखिएगा, अगर मैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को 5% रख रही हूँ, यानी कि मेरे कॉन्फिडेंस इंटरवल्स 95% है, याद ऐसे रख सकते हैं, 5% टाइप 1 एरर होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि 95% देयर इज कॉन्फिडेंस कि मेरा रिजल्ट, मेरा जो सैंपल है वो पॉपुलेशन को ट्रूली रिप्रेजेंट कर रहा है विदाउट एनी एरर। इसी तरह अगर आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% है, यानी कि टाइप 1 एरर के चांसेस 1% है, तो आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो 99% होंगे। ठीक है, बेसिकली ये दो ही होते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब मैं क्वेश्चंस भी आपको एंड में बताऊंगी किस तरह से पूछे जाते हैं। फिर आगे यहाँ पे कंसेप्ट आता है पावर ऑफ टेस्ट। पावर ऑफ टेस्ट का मतलब समझिए। यहाँ पे पावर ऑफ टेस्ट का मतलब समझने के लिए एक चीज समझिएगा पहले। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ना, नल हिपोथेसिस इज फॉल्स बट ओवर टेस्ट एक्सेप्टेड, दिस इज बीटा, मतलब टाइप 2 एरर मेरा बीटा होता है और टाइप 1 एरर मेरा अल्फा होता है। ठीक है, ये टाइप 2 एरर ना होने की प्रोबेबिलिटी, टाइप 2 एरर ना होने के चांसेस, दैट इज पावर ऑफ टेस्ट। जैसे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में हमने पढ़ा था टाइप 1 एरर होने के चांसेस, दैट इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। पावर ऑफ टेस्ट में क्या, टाइप 2 एरर ना होने के चांसेस। पावर ऑफ टेस्ट में हमारा एम है कि टाइप 2 एरर को मिनिमाइज करना है। क्या करना है? मिनिमाइज करना है। अगर मेरा टाइप 2 एरर है नल हिपोथेसिस इज फॉल्स बट ओवर टेस्ट एक्सेप्टेड,
तो आपका पावर ऑफ टेस्ट क्या होगा? पावर ऑफ टेस्ट क्या होगा? पावर ऑफ टेस्ट होगा नल हिपोथेसिस इज फॉल्स बट ओवर टेस्ट रिजेक्टेड। फॉल्स था और मेरे टेस्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया। ये क्या हुआ? टाइप 2 एरर ना होने की प्रोबेबिलिटी है ये। ठीक है, अगर उसको एक्सेप्ट कर लेते तो टाइप 2 एरर हो रहा था, अगर फॉल्स को ही रिजेक्ट कर लिया यानी कि टाइप 2 एरर नहीं हो रहा। तो दिस इज पावर ऑफ टेस्ट। पावर ऑफ टेस्ट नल हिपोथेसिस इज फॉल्स और रिजेक्ट कर दिया यानी कि टाइप 2 एरर ना होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब देखिए इसकी थोड़ी डेफिनेशन लिखिए। पावर ऑफ टेस्ट जो है ना उसको हम डिनोट करते हैं 1 माइनस बीटा से। 1 माइनस बीटा, क्यों? क्योंकि बीटा मेरा क्या था? बीटा मेरा क्या था? टाइप 2 एरर होने की प्रोबेबिलिटी। बीटा क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग टाइप 2 एरर। और मुझे क्या करना है? टाइप 2 एरर होने की प्रोबेबिलिटी को मिनिमाइज करना है, तो वो 1 माइनस बीटा बन जाएगा, उससे उल्टा। यानी कि आई हैव टू मिनिमाइज बीटा। बीटा यानी कि टाइप 2 एरर को मिनिमाइज करना है और मैक्सिमाइज 1 माइनस बीटा यानी कि टाइप 2 एरर ना होने की प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करना है। समझे इस बात को? ठीक है, सिंपल सी बात, हमारा एम होता है टू फिक्स द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एट अल्फा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को अल्फा पे फिक्स करो। अल्फा कैन बी 5% और 1% एंड मैक्सिमाइज द 1 माइनस बीटा यानी कि टाइप 2 एरर ना होने की प्रोबेबिलिटी को। इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है पावर ऑफ टेस्ट। मेरे टेस्ट में कितनी पावर है कि वो टाइप 2 एरर ना करे। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में टाइप 1 एरर होने की प्रोबेबिलिटी है, पावर ऑफ टेस्ट में टाइप 2 एरर को मिनिमाइज करने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो दिस डिफरेंसेस ये रटे होने चाहिए आपको। ठीक है जी, तो हिपोथेसिस टेस्टिंग के नेक्स्ट लेक्चर में ना हम ये सारे टेस्ट पढ़ेंगे, जो आपके स्मॉल सैंपल लार्ज सैंपल टेस्ट है। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी आपके कुछ सीरीज इसमें पढ़ी हैं, जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशंस हमको करना है, टाइम सीरीज हमको करना है एंड देन हिपोथेसिस टेस्टिंग हमको करना है। ये 3 टॉपिक्स आपके इकोनोमेट्रिक्स के रह गए हैं, मतलब 3 से 4 क्लासेस में आपका इकोनोमेट्रिक्स जो है वो डन हो जाएगा। तो इसका मैं पूरा एक मैराथन क्लास चलवा दूँगी। ठीक है जी, सो अच्छा लगा सेशन, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।